हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और अभी आपको हमारा जो सिलेबस है वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि सबसे पहले मुझे आपको आपका जो सिलेबस है उसका थोड़ा सा रिव्यू देना है कि सिलेबस आपका क्या है, कहाँ तक हम आ चुके हैं, कितना दूर और जाना है। ठीक है। देखिए, हमारा सिलेबस जो है वो मैं अगर बात करूं तो हमारा सिलेबस 50% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मतलब आधी सिलेबस जो है वो हमारी हो चुकी है। अब बस इसका हाफ पोर्शन है जो कि बाकी है, वो भी 1 महीने के अंदर में हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो टोटल सिलेबस है वो कुछ यूनिट्स में डिवाइडेड है। आवर होल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन यूनिट्स। ठीक है, एक सेकेंड। जो हमारा टोटल सिलेबस है वो कुछ यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे पहला यूनिट है वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब ये समझना कि बिजनेस क्या होता है, मतलब बिजनेस का थ्योरी जानना कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे फर्स्ट यूनिट में आते हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस जो हम करते हैं वो कितने तरीकों से किया जा सकता है, ये हमारा सेकेंड यूनिट है। एंड इसी के अंदर में हमने सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड किया है, जहाँ पे हमने सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉरपोरेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, हम इन सब के बारे में हमने देखा हुआ है। तो हमारा जो सबसे ऊपर का जो 2 यूनिट है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि बिजनेस होता क्या है एंड बिजनेस को कैसे किया जाता है, यानी कि किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यहाँ पे बिजनेस को किया जाता है, ये 2 हमारे हो चुके हैं। अब हम इन दोनों के अलावा जो हमारा बाकी का जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी जो हमारा बाकी है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। मतलब जो बिजनेस करने के लिए जो एथिकल चीज़ें होती हैं, जो मेन चीज़ें होती है, जो कि हर बिजनेस को ध्यान में रखनी होती है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारे मॉडर्न एरा में अलग अलग तरीकों का इन्वेंशन हुआ है जिसके थ्रू बिजनेस हो सकता है। वी हैव डेवलप्ड न्यू मोड्स ऑफ बिजनेस। तो वो नए नए तरीके कौन से हैं जिनके थ्रू बिजनेस हो सकता है, वो हम इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में देखने वाले हैं। फिर इसके बाद जो हमारा अगला वाला आता है वो है स्टॉक एक्सचेंज। मतलब हम जो शेयर्स खरीदते हैं तो उसी से रिलेटेड है ये बेसिकली। तो स्टॉक एक्सचेंज इज आवर नेक्स्ट यूनिट। फिर उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे ट्रेड, ठीक है, जो कि बेसिकली बिजनेस का ही एक ये है। मतलब दैट इज सिमिलर टू जो हमने अपना जो सेकेंड यूनिट है बिजनेस, ये उसी के जैसा है। एंड इसके बाद जो हमारा अगला वाला है जो कि 7th यूनिट है वो है फॉरेन ट्रेड। एंड लास्ट यूनिट जो है वो हमारा इंश्योरेंस है। ठीक है। अभी हमने सिर्फ 8 यूनिट में से सिर्फ हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट किए हुए हैं एंड हमारे अभी 6 यूनिट्स बाकी हैं। बट आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये 6 यूनिट्स जो हैं वो नाम से 6 हैं, लेकिन जब उनको करने जाएंगे तो वो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में आराम से हो जाएंगे। ठीक है। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा 4th यूनिट। अब आप बोलेंगे सर 3rd यूनिट का क्या? तो 3rd यूनिट जो है इसका जो नोट्स है वो मेरे पास अभी रेडी है नहीं, तो इसीलिए मैं 3rd यूनिट को भी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा 4th यूनिट से ही होगा। एक बार अगर 3rd यूनिट का नोट्स बन जाता है तो उसके बाद मैं उसे ज़रूर करवाऊँगा। ठीक है। तो हम जो अपना 4th यूनिट देखने वाले हैं वो है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, यानी कि मॉडर्न टाइम्स में बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आविष्कार हुआ है, अभी मॉडर्न ज़माने में बिजनेस को कैसे किया जाता है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं।
अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मुझे कुछ खास देने की है नहीं, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि मॉडर्न टाइम्स में बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी नई चीज़ों का इजाद, कौन कौन सी नई चीज़ों को बनाया गया है, वो हम इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में पढ़ने वाले हैं। तो ई बिज़नेस मतलब जो आजकल जो स्नैपडील हो गया, फिर फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आप तो सुना ही होगा। तो ये जो है ये एक नया तरीका आया है बिज़नेस करने का, तो ये हमारा ई बिज़नेस आता है। एंड एक होता है आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग क्या होता है, इसको बस आप इतना ध्यान में रखिए कि जो मेरा काम उतना है नहीं, मतलब जो मेरा मेन काम नहीं है उसको छोड़ करके जो साइड के काम होते हैं, वो साइड काम मैं अगर करने जाऊंगा तो मेरे लिए मेन काम करने का ही समय बाकी नहीं रह जाएगा। तो वैसे केस में क्या होता है कि आजकल कंपनीज ये कर रही हैं कि जो उनका मेन काम है वो लोग सिर्फ उसी काम पे ध्यान देती हैं, एंड अपना बाकी का जो नॉन ऑफिशियल वर्क है वो काम वो किसी दूसरे को दे देती है। तो यही जो है ये हमारा आउटसोर्सिंग कहलाता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। फिर इसके बाद जो अगला वाला है वो है हमारा स्मार्ट कार्ड्स, जो कि आजकल के बिजनेस करने के लिए जो कि अलग अलग कार्ड्स जो कि अभी अवेलेबल हैं, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, तो हम इन सब के बारे में भी बाद में चल के डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो मॉडर्न एरा में कैसे बिजनेस होता है उसको लेकर के है, एंड उसी में से जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो है ई बिजनेस, ठीक है। अब ई बिजनेस क्या होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि ई बिजनेस का मतलब होता है कि जो बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से किया जाता है उसे हम लोग ई बिजनेस कहते हैं, जहाँ पे बायर एंड सेलर के बीच में कांटेक्ट ना होने पे भी बिजनेस हो जाता है, उसे हम लोग ई बिजनेस कहते हैं। अब ई बिजनेस जो है इसमें सभी आ जाता है, जैसे हमारा जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं, फिर हमारा जो टेली शॉपिंग होता है वो भी इसी में आ जाता है, फिर हम जो आजकल जो यहाँ पे आपके दुकान पे जो वहाँ पे जो स्कैनर लगा हुआ रहता है वो भी इसी के अंदर में आ जाता है। तो ई बिजनेस का सिंपल मतलब होता है कि जो बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू किया जाता है, बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसे किया जाता है, उस बिजनेस को हम लोग ई बिजनेस कहते हैं, ठीक है। जो कि हम आजकल करते ही हैं कि घर बैठे पिज़्ज़ा मंगा लिया, दैट इज़ ई बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। घर बैठे कोई जूते ऑर्डर कर लिए, दैट इज़ ई बिजनेस। फिर टीवी पे ऐड आ रहा है नापतोल एंड ऑल, तो उस पर देख करके कॉल किया, वहाँ से सामान मंगा लिया। तो ई बिजनेस आपको समझ में आ गया होगा। अब ई बिजनेस का मीनिंग जो है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, हमारे सिलेबस में है स्कोप ऑफ ई बिजनेस, यानी कि ई बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ई बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें मिल करके इसे बनाती है, वो हमारा यहाँ पे मेन ऑफ सिलेबस में है, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस। सो इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द व्यू पॉइंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड मेकिंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि ई बिजनेस जो है उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व्ड हैं, मतलब किनके बीच में यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से ई बिजनेस कितने टाइप का होता है। डिपेंडिंग अपॉन द पीपल इन्वॉल्व्ड, ई बिजनेस इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो सबसे पहला वाला जो यहाँ पे आता है वो है बी टू बी कॉमर्स। अब ये बी टू बी कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि जब एक बिजनेस कंपनी किसी दूसरे बिजनेस कंपनी के साथ बिजनेस करती है, मतलब जब दो फर्म्स या फिर दो बिजनेस यूनिट्स आपस में बिजनेस करते हैं तो उसे हम लोग बी टू बी कॉमर्स कहते हैं। It is that business activity in which two firms or two business units make electronic transaction. For example, one can be प्रोड्यूसर फर्म एंड अदर अ सप्लायर फर्म। अब आप तो अभी गर्मी का मौसम है, कोका कोला तो आप पीते ही होंगे, तो वो कोका कोला जिस बोतल में आती है वो चाहे प्लास्टिक का हो या फिर चाहे कांच का हो, कांच का तो आजकल बहुत खैर रेयर हो गया है,
प्लास्टिक का ही मिलता है, तो हम प्लास्टिक वाले के बारे में ही बात करते हैं। अब देखिए कोका कोला कंपनी जो है उसमें वो प्लास्टिक का बॉटल बनता नहीं है। कोका कोला इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द, उसके अंदर में जो काला रंग का जो पानी होता है उसको बनाने का काम कोका कोला का है। कोका कोलाज मेन एम इज टू मेक द सॉफ्ट ड्रिंक इनसाइड। उसका बॉटल कहाँ से बन रहा है, वो कोका कोला का मतलब बॉटल बनाना कोका कोला का काम नहीं है। तो कोका कोला क्या करती है कि ये बॉटल बनाने का जो काम है ये किसी दूसरे कंपनी को दे देती है। तो जाहिर सी बात है अगर इसका काम कोई दूसरा कंपनी करके दे रहा है तो फ्री में तो करके दे नहीं रहा होगा, ये इसे पैसे दे रहा होगा एंड ये इसे जो सामान है मतलब यानी कि जो बॉटल है वो बॉटल ही से दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो कोका कोला है वो भी एक बिजनेस हाउस है एंड जो यहाँ पे बॉटल बना रहा है फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड इसका नाम रखते हैं, तो जो एक्स लिमिटेड है वो भी एक बिजनेस प्लांट है, मतलब वो भी बिजनेस करने के लिए आया हुआ है एंड कोका कोला एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। कोका कोला इसको पैसे दे रहा है एंड ये इसे बॉटल बना करके दे रहा है। तो ये बिजनेस जो कि दो बिजनेस हाउसेस के बीच में या फिर दो बिजनेस यूनिट्स के बीच में होता है इसे हम लोग कहते हैं B2B कॉमर्स। ठीक है, एंड यही जब इलेक्ट्रॉनिकली होता है तो उसे ही हम लोग B2B ई बिजनेस कहते हैं। तो जिस ई बिजनेस में एक बिजनेस हाउस किसी दूसरे बिजनेस हाउस के साथ बिजनेस करता है तो उससे हम लोग B2B कॉमर्स कहते हैं। यहाँ पे B का मतलब बिजनेस एंड यहाँ पे भी B का मतलब बिजनेस। तो एक बिजनेस से लेके दूसरे बिजनेस के बीच में जब बिजनेस हो रहा है तो उसे B2B कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, अब B2C कॉमर्स क्या होगा? B2C का मतलब यहाँ पे समझ ही में आ रहा है कि B फॉर बिजनेस एंड C फॉर कंज्यूमर। तो बिजनेसेस टू कंज्यूमर, इन दिस वन पार्टी इज अ फर्म एंड अदर पार्टी इज अ कस्टमर। On one hand, a customer can seek information through internet about products, place orders, get some items and make payments, and on the other hand the firm can make survey at any time to know who is buying and can also know the satisfaction level of customers. In modern times कॉल सेंटर्स कैन प्रोवाइड दिस information। तो B2C कॉमर्स का सिंपल मतलब होता है कि जो बिजनेस एक बिजनेस हाउस एंड एक कस्टमर के बीच में हो रहा है, जो कि सबसे नॉर्मल यहाँ पे देखा जाता है कि आप जब किसी दुकान में जा कर के कोका कोला की बोतल खरीदते हैं तो वो जो दुकान है दैट इज़ अ बिजनेस हाउस एंड आप एक कस्टमर हैं। तो जो बिजनेस एक कस्टमर एंड एक बिजनेस हाउस के बीच में होता है उसे हम लोग B2C कॉमर्स कहते हैं एंड ई बिजनेस का मैक्सिमम पोर्शन इसी के ऊपर में है। जो हम अमेज़ॉन पे जा कर के अपना फेवरेट जूता देखते हैं, वहाँ पे और भी जूतों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये किसके बीच में हो रहा है? ये हम जैसे कंज्यूमर्स के बीच में एंड अमेज़ॉन जैसे एक बिजनेस कंपनी के बीच में हो रहा है। So this is what we call B2C commerce, means when the e-business takes place between a business house and a consumer or a customer, that business is known as B2C commerce। ठीक है, फिर अगला वाला है इंट्रा बी कॉमर्स, विद इन बिजनेस कॉमर्स। अंडर इट द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आर द टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल थ्रू इंटरनेट इट इज पॉसिबल फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरैक्ट कंस्टेंटली विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड गेट द कस्टमाइज्ड गुड्स मेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स। अब देखिए जब एक ही कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर बिजनेस हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। मतलब अगर टाटा इंडस्ट्रीज़ है तो टाटा इंडस्ट्रीज़ के एक डिपार्टमेंट एंड दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में जब बिजनेस होता है तो उसे हम लोग इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। अब ये दोनों भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज़ ऑल्सो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ ऑल्सो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये दोनों एक ही कंपनी के अंदर में है, इसीलिए इसे इंट्रा बी कॉमर्स कहा जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है? तो देखिए ये हो ही सकता है अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसकी बात करूं,
टाटा स्टील जो है, टाटा स्टील इज़ एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टाटा स्टील एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड जो टाटा मोटर्स है, दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियाँ बनाने के लिए उसको स्टील की ज़रूरत है, तो अब वो जाहिर सी बात है वो स्टील जो है वो उससे टाटा स्टील से मिलने वाला है। अब टाटा स्टील भी तो फ्री में तो देगा नहीं, ऑल्दो वो लोग एक ही हेड के अंदर में आते हैं, लेकिन इसके बजाय बजाय इसके कि वो लोग यहाँ पे बोले कि भाई हम तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तू मेरे को फ्री में स्टील दे दे, ऐसा वहाँ पे बहुत ये अनप्रोफेशनल हो जाता है। तो प्रोफेशनली क्या होता है कि ये अगर टाटा स्टील है एंड ये टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स टाटा स्टील को पैसे देती है एंड टाटा स्टील टाटा मोटर्स को स्टील देता है, जिससे गाड़ियों को बनाया जाता है। तो इस टाइप का बिजनेस जो कि एक ही कंपनी या फिर एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हो रहा है, वो इंट्रा बिग कॉमर्स कहलाता है। अभी इंट्रा बिग कॉमर्स बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में होता है, जैसे टाटा, रिलायंस, अडानी, इन सब के बीच में होता है। आपके गली के बगल में जो किराना दुकान है उसमें ये सब देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ देखने को मिलता है कि उसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब आता है C2C कॉमर्स, जो कि हम यहाँ पे देख ही चुके हैं भाई। C2C कॉमर्स का मतलब जो कि कस्टमर एंड कस्टमर के बीच में होता है। अंडर इट बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस आर कस्टमर्स। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दोज गुड्स फॉर विच देयर आर नो एस्टैब्लिश्ड मार्केट, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग ओल्ड कार थ्रू इंटरनेट। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे OLX पे अपना गाड़ी बेच देता हूँ तो मैं बेच रहा हूँ, तो क्या मैं वहाँ पे बिजनेस हाउस हूँ? आई एम नॉट द बिजनेस हाउस। क्योंकि हमने बिजनेस के डेफिनेशन में पढ़ रखा है कि बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि भाई एक दिन मन किया तो बिजनेस कर लिया, वहाँ से प्रॉफिट आ गया, दैट इज़ नॉट बिजनेस। बिजनेस हाउस का मतलब है कि उसमें 24 घंटे साल के 365 दिन उसमें बिजनेस होना चाहिए। तो अगर मैं अपना गाड़ी OLX पे बेचता हूँ तो ये मैं एक बार में बेच रहा हूँ, मैं इसे बार बार नहीं बेचने वाला हूँ। तो इसी वजह से OLX पे अगर मैं गाड़ी बेचता हूँ तो भले ही मुझे वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, बट स्टिल आई विल बी अ कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलर है वो एक कस्टमर है एंड बायर जो है वो तो ऑब्वियसली एक कस्टमर होगा ही। तो ये जो है इसे हम लोग कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर या फिर C2C कॉमर्स, मतलब जहाँ पे खरीदने वाला कस्टमर है एंड बेचने वाला भी कस्टमर है। इस टाइप के कॉमर्स को, इस टाइप के बिजनेस को हम लोग कहते हैं C2C कॉमर्स, ठीक है। इसका एग्जांपल है OLX पे अपना सामान बेचना, OLX पे अपनी गाड़ी को बेचना, उसे हम लोग C2C कॉमर्स कहते हैं। या फिर हम लोग देखते होंगे कि हमारे जो सीनियर्स होते थे, हम उनसे सस्ते दामों में किताब खरीद लेते थे। अब भले ही सीनियर ने हमें सामान बेचा, बट क्या वो एक बिजनेस है? नो, इट इज़ नॉट अ बिजनेस, क्योंकि उसका नॉर्मल काम वो है नहीं। तो इसी वजह से वो भी एक कस्टमर है एंड मैं भी एक कस्टमर हूँ। सो दिस इज C2C कॉमर्स। फिर इसके बाद आता है C2B कॉमर्स। अब ये C2B कॉमर्स क्या कहलाता है? C2B कॉमर्स प्रोवाइड्स द कंज्यूमर्स विद द फ्रीडम ऑफ शॉपिंग एट विल। Customers can make use of call centers to make toll-free calls to make queries and lodge complaints। मतलब जहाँ पे कस्टमर से लेकर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बिजनेस हो रहा है, मतलब कस्टमर अगर कुछ बेच रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को तो उसे भी C2B कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपसे बोला जाता है कि अगर आप अपना पुराना नोट्स है, अगर आपके पास आपका पुराना नोट्स है तो वो नोट्स आप हमारे वेबसाइट पे बेच सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो बेच रहे हैं, यू आर अ कस्टमर, एंड जो खरीद रहा है, वो जो वेबसाइट खरीद रहा है, ही इज़ अ बिजनेस हाउस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो बिजनेस है वो एक कस्टमर एंड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं C2B कॉमर्स। अब ये बहुत रेयर होता है, ये उतना देखने को मिलता, इट इज़ नॉट दैट मच सीन, बट ये होता है। कस्टमर भी सामान बिजनेस हाउसेस को बेचते हैं। इसका और एक एग्जांपल हो सकता है, ये जो
कबाड़ी वाले होते हैं। ये कबाड़ी वालों का रोज का काम है कबाड़ खरीदना, एंड हम उन्हें वो कबाड़ बेचते हैं। तो ये जो C2B कॉमर्स है ये यहाँ पे भी देखने को मिलता है। फिर है B2E कॉमर्स। नाउ कंपनीज रिपोर्टिंग टू पर्सनल रिक्रूटमेंट इंटरव्यूज एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग वाया B2E कॉमर्स। अब ये B2E कॉमर्स का मतलब क्या है कि जो बिजनेस एक मतलब इसका सिंपल मतलब है बिजनेस टू एम्प्लॉय कॉमर्स। देखिए मेरे यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो क्या कर रहा है कि अगर ये मेरा कंपनी है एंड ये मेरा एम्प्लॉय है, अब अगर ये यहाँ पे काम कर रहा है तो ये यहाँ पे अपना लेबर, अपना ह्यूमन जो रिसोर्स है वो मुझे दे रहा है एंड मैं बदले में उसे पैसे दे रहा हूँ। ही इज़ वर्किंग फॉर मी एंड आई एम पेइंग हिम। तो ये भी एक तरीके का बिजनेस ही है। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि वो जो आदमी है वो एक कस्टमर है, वैसा दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो इसे C2B कॉमर्स कहने के बजाय B2E कॉमर्स कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आदमी अपना लेबर जो है वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है एंड वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसे बदले में पैसे दे रहा है। ठीक है, सो ये था वो कंपोनेंट्स, मतलब ई बिजनेस के अंदर में ये सब चीज़ें आती हैं। ई बिजनेस में एक बिजनेस एंड दूसरे बिजनेस के बीच में कॉमर्स हो सकता है। फिर B2C कॉमर्स मतलब एक बिजनेस एंड कस्टमर के बीच में कॉमर्स हो सकता है। फिर इंट्रा बी कॉमर्स मतलब एक बिजनेस के अंदर में ही एक डिपार्टमेंट एंड दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कॉमर्स हो सकता है। C2C कॉमर्स यानी कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान बेच सकता है। C2B यानी एक कस्टमर बिजनेस हाउस को सामान बेच सकता है। एंड B2E कॉमर्स का मतलब कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में भी एक बिजनेस करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, मतलब ये बिजनेस करने के फायदे क्या क्या हैं। तो ये आप खुद भी यहाँ पे बोल सकते हैं। देखिए पहला है वर्ल्ड वाइड रीच। इंटरनेट गिव्स बिजनेसमैन एन एक्सटेंडेड मार्केट, न्यू कस्टमर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद देम, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सेल्स। इसका अब आप खुद देख सकते हैं कि आप अपना सामान जो है वो आप अगर अमेज़ॉन पे लिस्ट करवाते हैं तो वो सामान आप विदेशों तक बेच सकते हैं। एंड ये कैसे हो पाया है? दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। आप यहाँ पे बैठ करके अपना सामान जो है वो बाहर में भी बेच सकते हैं। तो ये सिर्फ इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। तो वर्ल्ड वाइड रीच जो है, जो भी कस्टमर्स हैं उनके पास भी बहुत ऑप्शन है कि वो इंडिया से खरीद सकते हैं, बाकी के देशों से भी खरीद सकते हैं। एंड जो बिजनेस हाउसेस हैं उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो चाहे तो इंडिया में भी अपना सामान बेच सकते हैं या फिर इंडिया के बाहर भी अपना सामान बेच सकते हैं। ठीक है, फिर एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। अब देखिए एवर सिंस द ई बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस द होलसेलर्स एंड रिटेलर्स हैव स्टार्टेड disappearing. Now most of the producers have started direct contact with customers. As a result the consumers get goods on less price. अब एक चीज़ जो कि हम बहुत देखते हैं वो ये है कि ऑनलाइन पे सामान सस्ता मिलता है। ठीक है, रिलेटिवली सस्ता मिलता है। ऑल्दो देखा जाए तो आपको उतना ही दाम चार्ज किया जाता है, बट फिर भी अगर आप दुकान के हिसाब से देखें तो 20% 30% आपको मतलब 20% तक मिल सकता है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि ई बिजनेस के थ्रू क्या होता है कि ये है बीच में ई बिजनेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कस्टमर को अपना सामान बेच सकता है। मैं डायरेक्टली अपना एक वेबसाइट खोल सकता हूँ, वहाँ पे कस्टमर आके मेरे सामान को देख सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं। यहाँ पे मुझे किसी होलसेलर किसी रिटेलर को सामान बेचने की ज़रूरत है नहीं। तो जब बिचौलिए लोग यहाँ पे कम हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो सामान है वो सस्ता मिलता है एंड सस्ता मिलने के कारण जो बिजनेस है वो और ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, यहाँ तक कि मैं जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे भी कोई मिडलमैन है नहीं। वही मैं अगर यहाँ पे ये करने की कोशिश करूँ कि मैं अगर ये जो वीडियो है मतलब ये जो मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, अगर मैं इन सारे लेक्चर्स को DVD बनाकर बेचने की कोशिश करूँ या फिर पेन ड्राइव बना के बेचने की कोशिश करूँ
तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों को हायर करना होगा जो लोग मेरे लिए मार्केटिंग का काम करेंगे। ठीक है, अब मार्केटिंग का काम होगा, मेरा खर्चा बढ़ेगा, कोर्स का दाम बढ़ने वाला है। तो ई बिजनेस ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली अपना सामान जो है वो अपने कस्टमर को बेच सकते हैं, किसी बिचौलिए आदमी के बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, फिर जो इसके बाद आता है वो ईजी डिस्ट्रीब्यूशन process. Many types of information and services to be received on computer through e-business. This has simplified the system of distribution and has also made it less costly. अब देखिए, जब भी कोई आदमी अपना ऑर्डर देता है तो वो अपना एड्रेस वहाँ पे दे देता है। ठीक है, फिर अपना फ़ोन नंबर दे देता है, अपना जो नाम है वो दे देता है, सबसे बड़ी बात अपना पिन कोड दे देता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि वो जो सामान है वो सामान को भेजना आसान हो जाता है। ठीक है, इट गेट्स चीप इन ऑर्डर टू सेंड द प्रोडक्ट। अब अगर ऐसा होगा कि हमें सिर्फ आदमी का एड्रेस मालूम है, पिन कोड मालूम नहीं है, तो वो सामान को भेजना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड जैसे उसका मुश्किल बढ़ने वाला है तो वहाँ पे जो कॉस्ट है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। बट आजकल ई बिजनेस में इतना अच्छा खासा वहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो कि अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से कोई भी सामान देश के किसी भी कोने में किसी को भी भेजा जा सकता है। ठीक है, ईच एंड एवरी, मतलब कोई भी सामान अगर आपको देश के किसी भी कोने में भेजना है तो वो पॉसिबल है। एंड ये कैसे पॉसिबल है? ई बिजनेस के थ्रू। आप मतलब आपको अगर ये आइडिया है नहीं कि मैं भेज रहा हूँ तो मैं कैसे भेज सकता हूँ, तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए अलग अलग कुरियर कंपनीज़ की, वहाँ पे आपको रेट तक मालूम चल जाएगा कि इतने रेट में एक आदमी भेजने वाला है, मतलब एक कुरियर कंपनी भेजने वाली है, इस रेट में दूसरी कुरियर कंपनी भेजने वाली है, तो आप उस हिसाब से भेज सकते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है वो भी बहुत आसान हो गया है। फिर लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब देखिए, मुझे कोई बहुत बड़ा यहाँ पे दुकान खोलने की ज़रूरत है नहीं, कोई शोरूम खोलने की ज़रूरत है नहीं। मैं यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन लेकर के, जो कि एक महीने का 1000 या फिर उससे भी कम हो गया है, 700-800 रुपये में आपको एक महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप मतलब मुश्किल से 4 से 5 हज़ार रुपये आप एक साल के खर्च करके अपना ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं एंड वहाँ पे अपने सामान को बेझिझक जब भी आपका मन हो, मतलब जब भी कस्टमर चाहे तब वो खरीद सकते हैं। अगर शोरूम खोलेंगे तो भाई शोरूम को खोलने का एक टाइम रहेगा, इस टाइम पे जब लोग आएंगे तो ही सामान को बेच सकते हैं। लेकिन ई बिजनेस में जब मन चाहे तब सामान को बेचा जा सकता है, जब मन चाहे तब लोग सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। एनी कंपनी कैन लॉन्च इट्स न्यू product in the market through the medium of e-business. A complete information about the product is made available on internet. In this way, the consumer and the other businessman get information about the new product while sitting at home. अब देखिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट जो कि टीवी पे होता है, ठीक है, ये भी ई बिजनेस का ही एक पोर्शन है, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉनिकली ही हो रहा है ना। तो ई बिजनेस के जरिए आप कोई भी सामान अगर लॉन्च करते हैं तो बड़ी आसानी से आप लोगों को बता सकते हैं। आपके पास टेलीविज़न पे एडवर्टाइज करने का ऑप्शन है तो आप वहाँ पे अपने सामान को एडवर्टाइज करवा सकते हैं। आप यूट्यूब पे एडवर्टाइज करवा सकते हैं, फेसबुक पे करवा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे करवा सकते हैं। तो आपके पास इतने सारे सोर्सेज हैं कि आप मतलब पूछिए ही मत। तो कोई भी सामान अगर मार्केट में रिलीज़ होता है तो वो सामान बहुत ही आसानी से लोगों तक पहुंच सकता है। ठीक है, एंड मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, यस, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। एंड ई बिजनेस ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। ठीक है, ई बिजनेस की वजह से जो पेपर खर्च होता था वो बहुत घट गया है। अगर पहले आप कोई भी सामान खरीदने जाते थे दुकान पे, ठीक है, तो दुकान पे जाते वक्त आपको वहाँ से बिल मिलता था। ऑल्दो बिल आपको ई बिजनेस में भी मिलता है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे कैसे इसको समझाऊँ। अगर आप ई बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आजकल ये भी ऑप्शन आ गया है कि आप बिना किसी मतलब आप बिना बिल लिए भी आप सामान को खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन कुछ साइट्स में होता है कि आप चाहें तो
पेपरलेस बिल ले सकते हैं। मतलब जो बिल है वो आपको पीडीएफ करके आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड आप उससे भी काम चला सकते हैं। तो ये एक पेपरलेस सोसाइटी, जहाँ पे पेपर कम खर्च होगा, उस टाइप का सोसाइटी की तरफ ई बिजनेस ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो पहले क्या होता था, मतलब पहले अगर आप किसी भी कोचिंग में जाते थे तो वहाँ के नोट्स आपको हैंड रिटन नहीं सॉरी आपको वहाँ पे हार्ड कॉपी खरीदना होता था, लेकिन वही आजकल हो गया है कि आप पीडीएफ भी खरीद सकते हैं। तो इस सब की वजह से जो पेपर है वो कम इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं अब पहले क्या होता था, जैसे मैं अगर अभी एक ऑफलाइन कोचिंग की बात करूं तो ऑफलाइन कोचिंग में मुझे जो है हर किसी के हाथ में एक बुक देना होगा तो ही मैं पढ़ाई करवा सकता हूं। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई नोट्स एंड ऑल कुछ देने की ज़रूरत है नहीं, आपके स्क्रीन पे सारे नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप यहीं से अपनी सारी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ई बिज़नेस की वजह से भले ही एक तरीके से नहीं, आप अभी भी आपको बिल जो है वो मिलेगा ही, लेकिन दूसरे तरीक़ों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेपरलेस सोसाइटी की तरफ काम जरूर हुआ है। फिर बात करते हैं रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस। अगर एक अच्छा खासा ई बिजनेस करना है तो क्या चाहिए भाई? कंप्यूटर सिस्टम। द प्रेजेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज द फर्स्ट की रिक्वायरमेंट ऑफ ई बिजनेस। द कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड विद इंटरनेट बाय जस्ट प्रेसिंग इट कीज। कंप्यूटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर का मतलब सिर्फ वो कंप्यूटर नहीं जो कि यहाँ पे आपका डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, उसका मतलब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कंप्यूटर का मतलब हर एक चीज़ जिसके थ्रू यहाँ पे ई बिजनेस हो सकता है। आपका जो फ़ोन है दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कंप्यूटर, उसे भी इसी के अंदर में ले लिया जाता है। फिर यहाँ पे आपका जो टीवी है दैट इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम से सिंपल मतलब है कि आपके पास वो ई रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास एक हार्डवेयर होनी चाहिए जो कि बेसिकली आपको मतलब वो काम करने में हेल्प करेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो अगर आप अगर कोई भी वेबसाइट पे अपना सामान बेचते हैं तो वहाँ पे आपको उस वेबसाइट का डोमेन खरीदना होता है। तो ये डोमेन खरीदने से बेसिकली होता क्या है कि आपके नाम का एक वेबसाइट, आप जो वेबसाइट है वो आपका हो जाता है। अब वो वेबसाइट आपका है, लेकिन वो जो वेबसाइट है उसे आप चाहे सुबह के 5 बजे उसको एक्सेस करें या फिर रात के 11 बजे या फिर रात के 2 बजे, वो हमेशा ही खुलेगा। ठीक है, जैसे ये जो मेरा YouTube चैनल है, ये YouTube चैनल आप दिन के किसी भी टाइम पे अगर आप इसे खोलते हैं तो ये खुल जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये एक कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। एक सर्वर है, YouTube का सर्वर है जो कि हमेशा ऑन रहता है। तो मुझे एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए एंड इसी कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ आ जाता है। ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर दिस कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, फिर इंटरनेट कनेक्शन। भाई इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए, इंटरनेट रहेगा नहीं तो कुछ काम यहाँ पे होने वाला है नहीं। अगर मेरे पास इंटरनेट है नहीं तो मैं ऑर्डर नहीं कर पाऊँगा। सिमिलरली जिससे मैं ऑर्डर कर रहा हूँ अगर उसके पास इंटरनेट है नहीं तो वो जान ही नहीं पाएगा कि कौन से लोग वहाँ पे उसे ऑर्डर कर रहे हैं। तो इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। फिर प्रिपेयरिंग द वेब पेज। अब जैसे आपको दुकान चाहिए होती है कोई भी ऑफलाइन मार्केट में, वैसे ही आपको एक वेब पेज चाहिए होता है। मतलब आपको अपना एक वेबसाइट चाहिए होता है ई बिजनेस करने के लिए। ठीक है, एंड फिर इफेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब ई बिजनेस रिक्वायर्स एन इफेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब यहाँ पे बेसिकली उस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है कि आपके एंड उसके बीच में, ताकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक ठीक तरीके से हो सके, इसके लिए एक जो जिसे हम लोग कहते हैं लैंडलाइन जो लाइन होता है, मतलब एक फ़ोन कनेक्शन, वो भी होना ज़रूरी है ताकि आपके फ़ोन पे मैसेज आ सके कि आपका सामान को हम ऑर्डर, मतलब आपका ऑर्डर जो है वो हमें रिसीव हो चुका है, हमने ऑर्डर को दे भी दिया है। फिर आपको एक मैसेज आता है तब जब आपका सामान जो है वो डिलीवर होने के लिए बाहर आने वाला होता है। अगर इसी के साथ साथ आपको अगर अपना सामान को का ट्रैकिंग करना है, कुछ भी अगर आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन जानना है, तो उसके लिए एक टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब एक
कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पे होना ज़रूरी है, जिसके थ्रू अगर कोई भी यहाँ पे ग्रीवियंस या फिर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन जानना होता है तो उसके थ्रू जाना जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब इसके बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि मैं अगर किसी वेबसाइट पे जाता हूँ तो मैं वहाँ पे अपना ऑर्डर देता हूँ, फिर वो ऑर्डर जो है वो रिसीव होता है एंड मैं पेमेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। मतलब जो ट्रांजैक्शन आप ऑफलाइन करते हैं कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप कोई सामान देखते हैं, फिर सामान के लिए आप पेमेंट करते हैं, तो यही चीज़ जब ऑनलाइन होता है सो दैट इज एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मीन्स रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर, रिसीविंग डिलीवरी एंड मेकिंग पेमेंट थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट। अंडर दिस सिस्टम द सेल परचेज ऑफ एवरी टाइप ऑफ थिंग, इंफॉर्मेशन एंड सर्विस इज पॉसिबल। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए पैसे देना एंड उसके बदले में सामान लेना। मतलब ये जो बेसिक जो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किसी वेबसाइट से सामान ऑर्डर करते हैं तो वहाँ से हमें सामान मिलता है, वो हमें सामान देता है एंड हम उसे पैसे देते हैं। तो ये जो दो चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि एक हाथ से सामान दिया जा रहा है एंड एक हाथ से पैसे दिए जा रहे हैं, इसे ही हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब पेमेंट मैकेनिज्म, भाई इसके बारे में भी मुझे बोलने की जो उतनी ज़रूरत है नहीं कि ऑनलाइन बिजनेस में कैसे कैसे पैसे दे दिए जाते हैं, कैसे कैसे पैसे दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कैश ऑन डिलीवरी। मतलब जब आपको सामान रिसीव हो जाता है तो उसी मोमेंट पे आप पैसे दे दीजिए। ये हम सभी करते हैं कि अगर आपके पास सामान आ गया है तब आपको पैसे देने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नेट बैंकिंग ट्रांसफर। द कस्टमर कैन मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू अकाउंट ऑफ ऑनलाइन वेंडर ओवर द इंटरनेट। अब नेट बैंकिंग ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसे काट के उसी के बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो जो कि इसी के अंदर में जो ऑनलाइन बैंकिंग होता है वो भी आता है एंड जो यूपीआई, भीम, पेटीएम, फ़ोन पे, ये सब चीज़ें भी इसी के अंदर में आ जाती है। एंड नेक्स्ट क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जो कि हम देखते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड से भी अपना सामान को खरीद या बेच सकते हैं एंड डेबिट कार्ड से भी सामान को खरीद या फिर बेचा जा सकता है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद जो आता है वो है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शन। कि अगर हमें ई बिजनेस को ठीक तरीके से करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला है कन्फर्मिंग द डिटेल्स बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड इशूअर एंड कार्ड वैलिडिटी ऑनलाइन। मतलब सबसे पहले आपको अपने बारे में जो है, जस्ट अ सेकेंड, the customer is required to furnish the details such as credit card number, card issuer and card validity online। मतलब आपको सबसे अगर आपका जो ई ट्रांजैक्शन है, फिर है आपका जो ई ट्रांजैक्शन है वो ताकि ठीक तरीके से हो सके तो आपको अपने तरीके से भी ध्यान रखना है कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड नंबर है या फिर मेरा जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना है कि मेरा जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है क्या वो ठीक तरीके से वैलिड है या फिर नहीं है। तो मुझे अपने मेरे तरफ से जो पेमेंट की चीज़ें होंगी मुझे उसके ऊपर में भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एंटीवायरस प्रोग्राम। इंस्टॉलिंग एंड टाइमली अपडेटिंग एंटीवायरस प्रोग्राम provides protection to data files, folders and system from virus attacks। ये एंटीवायरस प्रोग्राम है, मतलब जो कि अगर आपको ई ट्रांजैक्शन ठीक तरीके से रखना है तो उसके लिए आप एंटीवायरस अपना इंस्टॉल करके रखिए। एंड साइबर क्राइम सेल्स, मतलब अगर कुछ भी यहाँ पे गलत हो जाता है तो साइबर क्राइम सेल्स हैं जिनके थ्रू आप अपना जो केस है उसे ठीक करवा सकते हैं। मतलब ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि आपको अगर आपको एक सिक्योर एंड सेफ ट्रांजैक्शन करवाना है तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि आप अपने बारे में जो डिटेल्स है वो पहले अपना जान लीजिए। फिर अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो एंटीवायरस प्रोग्राम रखिए एंड साइबर सेल जो होता है, मतलब बेसिकली साइबर क्राइम्स जो होते हैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए आप साइबर क्राइम सेल्स में भी जा सकते हैं। ओके, सो दीज आर द
अलग अलग सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स हैं ये। अब ये हमारा बेसिकली ये जो मतलब चैप्टर का जो ये वाला पोर्शन है ई बिजनेस वो हमारा हो चुका है। अब कल के लेक्चर में हम लोग आउटसोर्सिंग देखने वाले हैं, ठीक है। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद।